नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे 2016 में आयोजित कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर की। तो देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कि कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति जारी हुई है। 12th पास बेस्ड है ये और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो ग्रुप सी की ये विज्ञप्ति है और जनवरी लास्ट में इसका क्या होना है, एग्ज़ाम होना है। तो उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो 2016 के जो क्वेश्चन पेपर थे, इसमें आए हुए प्रश्नों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, जिससे आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है, एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और दूसरा यहाँ से बहुत सारे सवाल आ भी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो 2016 की वीडियो का पहला जो सवाल था वह था कि निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो देखिए, जो हमारा हिंदी व्याकरण है उसमें जो वर्ण हैं छोटे छोटे, उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिसमें से अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर कहाँ से हमारे कौन से हैं, और से लेकर औ तक स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क से लेके गौ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है, हमारा व्यंजन कहा जाता है। आप सब लोगों ने बचपन से ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, और अगर बात करें व्यंजन की तो व्यंजन को जो है हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीन कौन कौन से भाग बांटते हैं, एक तो बांटते हैं हम स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, और दूसरा बांटते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा बांटते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर बात करें स्पर्शी व्यंजन की तो स्पर्शी व्यंजन जो है क से लेके म तक कुल कितने, 25 वर्ण हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल और व, ये चार हमारे क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन है हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए, जो इसमें से स्पर्शी व्यंजन है हमारे, जिनको मैंने बताया था कि 25 प्रकार के होते हैं, इनको 5 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है हमारा क वर्ग, ठीक है, दूसरा है हमारा च वर्ग, तीसरा है हमारा ट वर्ग, चौथा है हमारा त वर्ग, और पांचवा है हमारा प वर्ग। ठीक है, इन पांचों वर्गों में हमारे पांच पांच क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में क्या है हमारा, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ऐसे ही हमारा च, छ, ज, झ, म, ट, ठ, द, ध, न, प, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, प वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं है। तो प वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ऐसे हमारे ये कितने हैं, ऐसे वर्ग हैं हमारे। तो पांच ऐसे टोटल कितने, 25 हैं। इनको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, और ये 25 हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगर प वर्ग की बात करें तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म होता है, य नहीं होता है। मैंने य बताया था। अभी आपको किस में आता है, हमारा अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, य, र, ल, व, ये किस में आते हैं, हमारे अंतस्थ में। श, श, स, ह, ये किस में आते हैं, हमारे ऊष्म में। ठीक है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा जो सवाल है वह है कौन सा व्यंजन, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था तीसरा प्रकार व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो क्या होते हैं, संयुक्त, जैसे संयुक्त शब्द है,
इसका ही अर्थ क्या है हमारा, संयुक्त मतलब कि मिलकर। ठीक है, ऐसे शब्द जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा ध्यो है ये, ठीक, इसमें क्या है, एक तो द है और दूसरा क्या है, घ। इन दोनों वर्णों से मिलकर क्या बना है हमारा, ध्यो। जैसे ज्ञ है, अगर ज्ञ की बात करें, ज और अंग से। ठीक है, छ है, छ किससे बना है, क और स से मिलके बना है। घ है, तो घ क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीन हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। फिर है अगला सवाल, लक्षणा है। तो अगर बात करें लक्षणा की, तो ये क्या है, एक शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो देखिए, प्रत्येक जो भाषाएं होती हैं उनकी एक लिपि होती है। ऐसे ही हमसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की अगर लिपि की बात करें तो कौन सी है हमारी, देवनागरी लिपि। ठीक है, भाषा क्या होगी हमारी, जो हम बोल रहे हैं वो क्या होगी हमारा, भाषा होगी। जैसे हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। परंतु जो ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की जो रीत है या जो हम लिख रहे हैं, इस रीत को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी है। जैसे रोमन लिपि है, रोमन में एक कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। दो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे तीन ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है हमारी रोमन लिपि है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो जितने भी दोहे होते हैं उसकी दूसरी और चौथी जो पंक्तियां होती हैं उनमें मात्राओं की संख्या 11 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। तो देखिए, अगर मक्खन के पर्यायवाची की बात करें तो मक्खन के पर्यायवाची होते हैं नवनीत, नैनू, दधिसार, लौनी, नाबनीत आदि। ये क्या है हमारे मक्खन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही होगा। नवनीत जो है वह मक्खन का पर्यायवाची है। फिर है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अगर बात करें अर्धविराम चिन्ह की, तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी। इस तरीके का चिन्ह हमारा क्या कहलाता है, अर्ध विराम कहलाता है। अल्प विराम होता है एक, अल्प विराम क्या होता है हमारा, ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें क्षण भर का ठहराव हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। और जो वाक्य में अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम ठहराव लाए उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विराम। ठीक, तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा है हमारा, ऐसा। ये कौन सा चिन्ह है हमारा, प्रश्नवाचक। और ये कौन सा है हमारा, पूर्ण विराम का। फिर है अगला सवाल, अगला सवाल है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो हमसे शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमने यहाँ पे। ठीक, पहला जो वाक्य है, मैंने कपड़े पहने हैं। दूसरा है, मुझे कपड़े पहनने हैं। मेरे को कपड़े पहनने हैं और मुझे कपड़े पहनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मुझे कपड़े पहनने हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। बाकी में मैंने कपड़े पहनने हैं ये गलत है, मैंने शब्द यहाँ पे जो है गलत है। मेरे को नहीं होगा, मुझे होगा। ठीक है, या मुझे कपड़े पहनना है, कपड़े क्या है हम, ये क्या है, बहुवचन है। यहाँ पे बहुवचन के साथ एक वचन नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे कहा जाता है ऊसर। ठीक है, ऊसर भूमि आपने बहुत बार नाम सुना होगा। उपजाऊ किसे कहा जाता है, जो क्या हो, जिसमें अनाज उगता हो या अधिक उगता हो उसे हम क्या कहते हैं, उपजाऊ भूमि कहते हैं। उपयोगी मतलब कि जो उपयोग योग्य हो उसे हम उपयोगी कहते हैं। उन्नत
जो अच्छी हो, अच्छी किस्म की हो, उसे हम क्या कहते हैं? उन्नत कहते हैं। पर जिस जमीन पे कुछ पैदा ना हो वह क्या कहलाती है? ऊसर कहलाती है। अगला सवाल है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन एक। ठीक है, प्रति धन एक जिस शब्द में, ठीक है, पिछला शब्द क्या बना है हमारा? ई, और इसके बाद क्या आया है? ए। ठीक है, तो ई के बाद जब कोई अन्य स्वर आता है ई को छोड़ के, तब अगला स्वर क्या बन जाता है हमारा? य बन जाता है। और यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ण बना है? य ही बना है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को संधि बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करके समझा रखी है, वह चैनल में आपको मिल जाएगी। आप लोग अगर संधि नहीं आती है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इजी शब्दों में, आसान शब्दों में आप लोगों को वहाँ पे समझाया गया है पूरा चैप्टर। ठीक है, फिर है अगला सवाल, संधि से ही पूछा गया है। सूर्योदय में संधि है, तो सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा होगा? सूर्य धन उदय। ठीक है, तो जहां पे भी हमारा क्या हो, मात्राओं की संख्या बढ़ती है, जैसे इसमें ओ की मात्रा बढ़ी, तो वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? 11 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो देखिए, अग्नि जो है एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उत्पन्न तो संस्कृत से हुए हैं, परंतु वह समय के साथ बदल गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि एक तत्सम शब्द है और इसके तद्भव की अगर वर्तमान प्रचलन की बात करें तो वह क्या कहते हैं? हम आग कहते हैं। ठीक है, तो अग्नि का परिवर्तित रूप क्या है? हमारा आग है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला सवाल है, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हमें एक वाक्य दिया गया है, मछली के समान आंख। हमने बताना है कि इसका एक शब्द क्या होगा। तो मछली के समान आंखों वाली को कहा जाता है मीनाक्षी। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, मयूराक्षी मतलब कि मयूर के समान, मोर के समान आंखें। मृगनयनी यानी कि मृग के समान जिसके नयन यानी कि आंख हो। और मीनाक्षी मतलब कि मछली के समान जिसकी आंख हो। यानी कि 13वें का कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी मीनाक्षी सही आंसर है। अगला सवाल है, अनुप्रास है। तो अनुप्रास एक अलंकार है। हमने बताना है कि अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है। तो अगर बात करें अनुप्रास की, तो अनुप्रास क्या है? एक शब्दा अलंकार है। फिर है अगला सवाल, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है प्रलोभन देना। यानी कि ऑप्शन बी क्या है? यहां पे सही है। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द बताइए। तो देखिए, हमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमने बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द अनावश्यक है। इसके ऑप्शन है सज्जन, बी पुरुष, सी वे और हैं। तो देखिए, जहां पे भी सज्जन शब्द लग जाता है वहां पे हमें फिर पुरुष लगाने की जो है जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो अनावश्यक शब्द है वह कौन सा है? ऑप्शन बी पुरुष। इस शब्द को हम ऐसे कह सकते हैं कि वे सज्जन कौन है, या यह सज्जन कौन है। तो यह सज्जन पुरुष लगाने की वहां पे आवश्यकता नहीं है। तो पुरुष यहाँ पे हमारा एक अनावश्यक यानी कि एक्स्ट्रा शब्द है। अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार है। तो राम की शक्ति पूजा एक रचना है और इसके रचनाकार हमने बताने हैं। तो राम की शक्ति पूजा रचना के रचनाकार जो हैं वह निराला जी हैं। यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए, तुरंग शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? हमारा घोड़ा। ठीक है, तुरंग है घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंदव, बहेड़ा, ये सब क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं।
ठीक है, तो आप लोग इनको भी नोट कर सकते हैं कौन कौन से। तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव, बहेड़ा। ठीक है, फिर है अगला सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द हमारे पास है अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट। तो सही शब्द जो है हमारा कौन सा होता है, अनिष्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, यानी कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमचंद की मृत्यु की बात करें तो यह हुई थी 1936 में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवालों की तरफ। यहां से हमारा हिंदी पोर्शन खत्म हो जाता है और जीके और उत्तराखंड के पोर्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी हमारी कंप्लीट होगी है। फिर है अगला सवाल जो है, 6% साधारण ब्याज, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी। तो एक तरीके से ये कहा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारा ब्याज की बात करें तो ये हमारा मैथ का सवाल है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैथ मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे बात करें तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी है, 7वां। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो देखिए, अलग अलग पदार्थों की शुद्धता मापने के लिए अलग अलग मीटरों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही दूध की शुद्धता हमने बतानी है कि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो पहला है हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी स्टेलोगोमीटर और डी थर्मामीटर। अगर बात करें दूध की शुद्धता की तो इसको मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो होता है इससे तरल पदार्थ का घनत्व ज्ञात किया जाता है। इन चीजों को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा मैंने बता दिया आपकी क्या, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, उसमें मुख्यतः जो है पानी की प्रतिशतता जानी जाती है कि उसमें पानी की मिलावट है या नहीं है। आपने मुख्यतः जो डेयरी है वहां पे देखा होगा कि एक ट्यूब में एक ऊपर से यंत्र डालते हैं, वह जितना ज़्यादा डूबता है या ऊपर लेता है उस हिसाब से उसकी क्या होती है, शुद्धता होती है। ठीक है, स्टेल्गोमीटर जो होता है, स्टेल्गोमीटर से किसी पदार्थ का या तत्व का पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ तनाव होता है वह ज्ञात किया जाता है। थर्मामीटर है, इससे किसी भी वस्तु का तापमान या ज्ञात किया जाता है, जैसे बुखार वगैरह में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है बुखार का टेम्परेचर जानने के लिए। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्न में से असंगत को बताइए। ठीक है, तो इसमें से असंगत की बात करें, नहर, नदी, झरना, ये तीनों क्या हैं, हमारे संगत हैं। असंगत कौन सा है हमारा, डी तालाब, यानी कि 23वें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी तालाब सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल है, ये हमारा रीजनिंग से लिया गया है। यदि किसी कोड को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है, हमारे पास एक कोड दिया गया है, इसको हम 3291546487 यानी कि एक संख्या दी गई है टेक्नोलॉजी के कोड के लिए, तो उसी कोड में कॉन्टैक्ट कंटेंट को लिखा जाएगा। तो देखिए सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी है इसके नीचे के शब्दों को इसी के साथ लिख देना है। जैसे टी के लिए क्या किया गया है, 3, फिर 2, ई के लिए 9, 1। ठीक ऐसे ही आप लोग लगाएंगे तो इन्हीं टेक्नोलॉजी शब्द में ही कौन सा शब्द निकला है, हमारा कंटेंट निकला है। तो हमने बताना है कि इसमें से हम कौन कौन से रूप में, जैसे सी है, सी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पे तीसरे नंबर में देखेंगे, तीसरे में कौन सा है, 9। ठीक है, फिर ओ है, ओ कितने नंबर में है, दो जगह है, तो पीछे से वाला हम जल्दी मिल जाएगा, हम पीछे से वाला देख लेते हैं, तीसरे में 4 है, 4 बन गया। फिर एन है, एन कितने में है, 1 2 3 4, 5वें नंबर में है। ठीक है, तो 5वें नंबर का देखेंगे, 3 4 5, कौन सा हो जाएगा हमारा, 5वां। ठीक है, फिर कौन सा हो गया, टी, टी के लिए हमारा कौन सा शब्द की है, 3 पहले में ही है। ठीक है, फिर ई,
दूसरे में यानी कि 2। फिर n, n कितने नंबर में है? 5वें नंबर में। ठीक है, कितने में है? 1 2 3 4 5। 5वें नंबर में n है 1 2 3 4 5, यानी कि कौन सा? 5वां। फिर है t, t फिर से 3। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी हमारा? 9 4 5 3 2 5 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, अरुण गगन से भारी है, मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है किंतु गगन से हल्का है, उसमें से सबसे भारी कौन सा है? तो हमें क्या दिया गया है कि अरुण जो है, एक अरुण है, यह किससे भारी है? गगन से क्या है? भारी है। ऐसे कुछ संख्या मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, तो आप लोगों का जो भी तरीका होता है उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अरुण जो है किससे? गगन से भारी है। मोहित जो है जैक से हल्का है। एक व्यक्ति है जैक, वह क्या है? मोहित से भारी है। ठीक है, पवन जैक से हल्का है और पवन जो है वह जैक से हल्का है, किंतु जो है गगन से भारी है। तो उसमें से सबसे भारी कौन होगा? तो सबसे भारी कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी, अरुण। ठीक है, फिर है अगला, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। आर एस टी पहला ऑप्शन, दूसरा है एल एन ओ, यू डब्ल्यू एक्स, सी ई एफ। तो यहां पे आप देखोगे 3 ऑप्शनों में से एल के बाद क्या आता है हमारा? एम आता है, ये क्या है? स्किप है। फिर एन ओ, एन और ओ लगातार सीरीज में है। ऐसे ही हमारा यू के बाद क्या आता है? वी, जो कि क्या है? स्किप है। डब्ल्यू और एक्स साथ में। फिर सी के बाद डी आता है, वह क्या है हमारा? मिस है। फिर ई और एफ, परंतु हमारा आर एस टी ये क्या है? हमारे एक साथ सीरीज है, तो ये हमारा क्या है? विसंगत है। और बाकी 3 क्या है? हमारे संगत हैं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? विषम है, तो 26वें का ए सही हो जाएगा। अगला जो है उत्तराखंड से पूछा गया सवाल है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, सॉरी। तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये कितना हिस्सा है? 1.6% हिस्सा क्या है? ये कुल भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है, और बात करें अगले सवाल की, तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में अगर जिलों की बात करें तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, जिसमें से 7 गढ़वाल मंडल में और 6 किसमें है? कुमाऊं मंडल में है। तो ऑप्शन डी 13 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है अगला, एक लीप वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो देखिए, जो लीप ईयर होता है उसमें एक साल जो है हमारा, जैसे 28 की जगह कितनी जाती है? 29 फरवरी जाती है, यानी कि 365 की जगह हमारे पास कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो इसमें सिंपल, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अधिकतम होगा भी तो क्या होगा? एक अधिक होगा। तो अगर बात करें लीप ईयर में गुरुवारों की अधिकतम संख्या की, तो गुरुवारों की जो अधिकतम संख्या रहती है वह कितनी रहती है? 53। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, ये हम भी हमारा रीजनिंग से ही है। 5:15 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो देखिए, आप सबको पता है कि हमारी घड़ी क्या होती है? इस तरीके से होती है, जिसमें एक कितना छोटे सुई की होती है, एक बड़े सुई की। ठीक है, और एक होती है हमारी सेकंड की, इसको हम क्या कहते हैं?
घंटे की सुई, इसको कहते हैं हम मिनट की सुई, और इसको कहते हैं हम सेकंड की सुई, सबसे बड़ी वाली को। और ये पूरा जो कोण है वह कितने का बनाता है? 360 डिग्री का कोण होता है। तो इसमें हम अलग अलग समय में अलग अलग टाइम होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? 5:15। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? 12, 3, 6, 9। ठीक है, 5 तो 5 कहाँ पे होगा हमारा? यहाँ पे होगा। 3, 4 और 5। 5 कितने मिनट में? 15 मिनट। यानी कि दूसरी सुई कहाँ पे होगी? एक सुई यहाँ पे, एक सुई वहाँ पे। छोटी सुई हमारी 5 से हल्का सा पीछे होगी, क्योंकि करेक्ट 5 में ही क्या होगी हमारा? जब बड़ी सुई 12 में होती तब हमारा करेक्ट 5 में होती, परंतु वह 12 से 15 मिनट पीछे खसक गई है, तो छोटी सुई भी हमारी थोड़ी हल्की पीछे खसक जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों सुइयों के बीच का हमने कोण बताना है। तो इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो घंटे की सुई है उसको गुणा कर दीजिए आप 60 से, फिर इसके बाद घटा दीजिए। जो भी संख्या बड़ी होगी उससे दूसरी वाली संख्या को घटा दीजिए, इसलिए मैंने ये वाला निशान लगा रखा है। जो भी संख्या बड़ी होगी उससे छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। इसमें पहले संख्या कौन सी है वो वाला मायने नहीं रखता। फिर जो है मिनट की सुई को किससे गुणा करके? 11 से गुणा कर दीजिए और इनको 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि 5 बजे, तो मैंने क्या कहा था? 5 घंटे की सुई को कितने से गुणा कर दीजिए? 60 से। ठीक है, माइनस कर दीजिए, जो भी संख्या बड़ी होगी उसको हम छोटी से माइनस कर देंगे। माइनस करके मिनट वाली सुई को कितने से गुणा कर दीजिए? 11 से, और इनको कर दीजिए भागा कितने से? 2 से। ठीक है, तो इनको गुणा करके क्या आ जाएगा हमारा? 60 पंजे 300 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा? 165 आ जाएगा, भागे में 2। अब इन दोनों को हम घटा देंगे, तो इन दोनों को घटा के कितना आ जाएगा? 300 में से 165 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 135/2। ठीक है, अब 2 से भागा देंगे। ठीक, 2 6 12। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक, ये अब हमारा कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम इसको कितना कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 67.5 बार ये क्या कर रहा है? हमारा कट रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिक समय लेता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रह हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा समय लगाता है। तो देखिए, जैसे शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, ये सब क्या हैं? बृहस्पति से पहले हैं, और इनके बाद कौन सा आता है हमारा? बृहस्पति आता है। तो जाहिर सी बात है, इनके बाद अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति ही हमारा सबसे ज़्यादा समय लगाएगा। ठीक है, बात करें मंगल की, शुक्र की, ये क्या है हमारा? सूर्य के निकट है, तो इनको चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। पृथ्वी इनसे पीछे है या इनके बीच में है, तो इसको भी ठीक ठाक समय लगेगा। और इन सबसे पीछे हमारी कौन सी है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति को इन सबसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल। 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़े को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है, तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी, साक्षी। फिर है अगला सवाल। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, और 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है, मैथ से पूछा गया सवाल है, आजकल ये नहीं आता है। फिर भी अगर आप लोग
इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसको अपने से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, 45 और 15 इनका क्या है, आयु है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि जून को 10, 21, 14, 5 लिखा जाता है तो जुलाई को लिखा जाएगा। हमारा रीजनिंग का सवाल है। देखिए 5 से 10 नंबर की रीजनिंग आती है, पहले कुछ नंबर की मैथ भी पूछी जाती थी, परंतु अभी मैथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप रीजनिंग पे फोकस कीजिएगा। देखिए जो जून शब्द है इसको हमने क्या लिखा है, 10, 21, 14, 5, तो ऐसे ही हमने बताना है जुलाई को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जो जून शब्द है, अगर जो हमारा ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं टोटल, 26 हैं। और इन सब में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इन सब में नंबरिंग करके जो जे है वह कितने नंबर में है, 10 नंबर में। ठीक है, जे का जो स्थान देखेंगे कितने में है, 10 नंबर में है। जैसे ए के ऊपर 1 लिख दीजिए, बी के ऊपर 2 लिख दीजिए, सी जो है तीसरे नंबर में, डी चौथे नंबर में, ऐसे ही जे जो है कितने नंबर में है, 10। तो जे को हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10 लिखा। ठीक है, ऐसे ही यू जो है वह कितने नंबर में है, यू आता है हमारा 22वें नंबर में, तो यू को हमने क्या लिखा, 22 लिखा। सॉरी 21वें नंबर में आएगा, 22वें नहीं, 21वें नंबर में आएगा, तो यू को क्या लिखा हमने, 22 लिखा। एन है, एन कितने नंबर में आता है हमारा, एन आता है ऐसे ही हमारे कितने नंबर में, 14 में, तो इसको हमने क्या लिखा, 14 लिखा। ठीक है, और ई आता है हमारा कितने नंबर में, 5 नंबर में, तो इसको हमने लिखा 5। तो ऐसे हमारा बना। अब ऐसे ही हम देखते हैं जुलाई का, जे कितने नंबर में आता है, 10, यू 21 में। अब जो डिफरेंस है वह कितने में है, एल में, एल आता है हमारा 12वें नंबर में, और इसके बाद क्या है, वाई, वाई आता है हमारा 25वें नंबर में। तो 10, 21, 12, 25, 10, 21, 12, 25, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल। देखिए जो हमारे रीजनिंग के सवाल होते हैं इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि वह सवाल किस तरीके से सॉल्व किया गया है। आप इसकी निरंतर जो है अभ्यास करेंगे तो आपको, और जितने सवाल आप आते हैं पुराने पेपरों से उठा लीजिए या प्रैक्टिस सेटों से उठा लीजिए, तो वहाँ पे जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपको रीजनिंग में पकड़ अच्छी होती जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं भी आएंगी चीज़ें तो धीरे धीरे करके इनकी तैयारी कीजिए। 4-5 नंबर की जो रीजनिंग है वह आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। और रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आप नंबर अपने पूरे ला सकते हो, क्योंकि छोटे चैप्टर हैं और पक्का आते हैं। देखिए जो हम भाग रहे हैं वह गलत फील्ड में भाग रहे हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी को आप पुख्ता कर लीजिए, यहाँ पे 19-20 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही रीजनिंग है, 5 से 10 नंबर की आती ही आती है। छोटे चैप्टर हैं, आप इन पे दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ऐसे ही कंप्यूटर है, ठीक है, 2 से 3 नंबर का कंप्यूटर आता है और छोटा सा चैप्टर है, उसमें से 2 से 3 नंबर आपके जल्दी बन जाएंगे। तो जो भी अभी आपको पकड़ने हैं वह छोटे चैप्टर पकड़िए। ठीक है, जैसे अभी तक आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो आप लोग तैयारी करने के लिए हिंदी और रीजनिंग और हमारा कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट पकड़ें जो छोटे हैं और जल्दी खत्म हो जाएंगे। आप हिस्ट्री के पीछे भागोगे तो हिस्ट्री जो है वह बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ही ज्योग्राफी है, उत्तराखंड है, अथाह सागर है ये। ठीक है, नंबर आने ना आने पता नहीं कहाँ से पूछ पूछ लेगा, कुछ पता नहीं है कितने नंबर आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग उत्तराखंड पकड़िए क्योंकि 40 नंबर की है। तो जो छोटे छोटे हमारे एरिया हैं और जहाँ से नंबर पक्के आते हैं उन एरिया को आप लोग धीरे धीरे कवर करते चलिए। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग है इसको आप लोग लगातार प्रैक्टिस में 1 घंटा 2 घंटा अपने टाइम टेबल में जरूर डालिएगा। ठीक, फिर है अगला सवाल, सही विकल्प को चुनिए, फर्नीचर, लकड़ी, जूता। तो यहाँ पे जो इस तरीके से सवाल आते हैं हमने उसके तुक में हमने सवाल बनाने होते हैं। जैसे लकड़ी है,
फर्नीचर जो है किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, इन दोनों का संबंध है। ऐसे ही जूते का संबंध किससे होगा, जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, यदि बी का अर्थ प्लस है, ई का अर्थ माइनस है तथा डी का अर्थ गुणा है, तो हमें एक संख्या दी गई है, हमने इसका अर्थ निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हमें 4 नदियां दी गई हैं, हमने बताना है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ए सोन, बी इंद्रावती, सी गोमती और डी यमुना। तो अगर बात करें गंगा की सहायक नदियों की, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह कौन सी, गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बाकी गोमती और यमुना जो है हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो ये हमारा साइंस से पूछा गया है। अगर हाल फिलहाल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में साइंस से इतने सवाल पूछ नहीं रहा है, सॉरी। ठीक है, परंतु यूके ट्रिपल एससी है, पिछले जो 2-3 हमारे एग्जाम हुए हैं यूके ट्रिपल एससी ने आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे का पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे रहा है। तो आप लोग कुछ जो बेसिक्स से हमारे साइंस है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या पता पूछ लेगा। अगर नहीं भी पूछेगा तो आपको यूके ट्रिपल जो हमारा यूकेपीएससी आयोग है, लोक सेवा आयोग, वहाँ पे आपको जरूर इस पर मदद मिलेगी। ठीक है, वहाँ के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता की बात करें तो ये क्या है, सर्वाधिक है, 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अन्य हमारी गैसों की, तो इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है हमारा 21, लगभग 21%। ठीक है, 20.95 ऐसे कुछ है। टोटल में अगर मान ले तो 21% हमारा ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.93% ऑर्गन है। ठीक है, 21% कौन सा, हमारा ऑक्सीजन थी। इसके बाद हमारा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्या कहा गया है, आप लोग जब भी इस तरीके से सवाल बनाते हो तो दिमाग को ठंडा रख के बनाइएगा। जो अनुज है वह क्या है, राम से लंबा है। एक व्यक्ति है कौन, हमारा अनुज, और दूसरा व्यक्ति कौन है, राम। ठीक है, मैं तो ऐसे ही ये लाइन खींच के ही बनाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जो राम है, अनुज है, वह राम से क्या है, लंबा है। राम जो है मोहन से लंबा है, राम क्या है, मोहन से लंबा है। ये कौन है, मोहन। ठीक है, मोहन जो है सोहन से छोटा है। दूसरा व्यक्ति कौन है, सोहन, मोहन इससे भी क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, हमारा सबसे छोटी लकीर किसकी है, मोहन की है। तो सबसे छोटा कौन व्यक्ति होगा, ऑप्शन डी, मोहन। ठीक है, अगला सवाल है, दिन का विपरीत है। तो दिन का विपरीत क्या होता है, हमारा रात। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है। तो देखिए उस समय की जो 2016 की एक नवीनतम फिल्म थी एयरलिफ्ट, उसके वह किसके कार्य पे आधारित थी। तो इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, राम प्रताप सिंह, रणजीत पटियाल, इकबाल हैदर। ठीक है, तो जो एयरलिफ्ट थी वह अमिताभ बच्चन के कार्यों पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो थे वह थे हमारा श्री A.K. डोभाल। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। हिटलर का पूरा नाम क्या था। तो देखिए हिटलर का जो पूरा नाम था वह क्या था, हमारा इसमें पूछा गया है। तो इसका जो पूरा नाम था वह था एडोल्फ हिटलर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और अगर बात करें किनके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया
कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है, उस समय तत्कालिक जो बंगाल का नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नेतृत्व किया था सेना का रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और नवाब की तरफ से, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से किया था मीर जाफर ने। और इसमें जो है बंगाल का नवाब हार गया था, और इसके बाद पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन करना आरंभ किया। उनको बंगाल मिल गया, और बंगाल उस समय जो था व्यापार का केंद्र था। तो उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथ सत्ता लगनी आरंभ हो गई थी। और शुरुआत बात करें तो यहीं से हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और किन के मध्य हुआ था? ये भी चीजें आप लोग नोट कीजिएगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, ईस्वी में। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला सवाल है 46वां। स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ दत्त, बी सिद्धार्थ, और डी सी नरेंद्र नाथ, और इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का जो पूरा नाम था वह था हमारा नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला सवाल है वाटर रूल युद्ध हुआ था? तो देखिए, वाटर रूल युद्ध जो है वह हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? 47वें का सही आंसर होगा। और बात करें कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस वाले ने मित्र राष्ट्रों से ये युद्ध किया था, और इसमें जो नेतृत्व करता थे वह कौन थे? हमारा नेपोलियन। ठीक है, और नेपोलियन का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपोलियन का ये क्या था? अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में हार के बाद इसने, नेपोलियन ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो पूछ सकता है कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो 1815 का वाटर रूल युद्ध था, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह युद्ध। ठीक है, अगला सवाल है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए, जो भारत का प्रथम वन महाविद्यालय था, यानी कि वर्तमान में FRI, वह 1878 में कहाँ स्थापित किया गया था? देहरादून में स्थापित किया गया था, यानी कि 48वें का ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी, बी क्रिकेट, सी तैराकी, और डी वॉलीबॉल। तो देखिए, ओलंपिक में खेलों की बात करें तो हॉकी वहाँ पे सम्मिलित है, तैराकी सम्मिलित है, वॉलीबॉल सम्मिलित है। जो सम्मिलित नहीं किया गया है वह किसको किया गया है? क्रिकेट को। क्रिकेट ओलंपिक में नहीं हुआ है शामिल अभी। ठीक है, तो ऑप्शन बी 49वें का सही आंसर होगा। अगला सवाल है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो अगर बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, बी 5 जून, 8 सितंबर, और डी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज के जो 50 सवाल हैं इनके बारे में हमने चर्चा कर दी है। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, तो अगले जो 50 सवाल आएंगे इस पेपर के वह अगले पार्ट में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।